हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, सभी बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है बेटा सभी का। राकेश जी, मीरा यादव जी, वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बेटा स्टार्ट करते हैं। आज अपने को मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करना था, तो मेंसुरेशन 3D अपन स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीजें जरूरी हैं इसमें वो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। बहुत ठंडे दिमाग से देखना बेटा क्या है मेंसुरेशन 3D में। आपको यहां पर आमतौर पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा क्या हो गया बेटा, आयतन। इन दो चीजों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखिए समझिएगा।
एक एक करके मैं सारी की सारी फिगर्स आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन। अब घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या होगी? a होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी कुछ क्या होगा यहां पर? बराबर होगा। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है जी a क्यूब। आप अगर ध्यान दो तो बेटा ये आगे इसका स्क्वायर है, हर तरफ इसके स्क्वायर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया, वैसे एक सरफेस का a स्क्वायर, पर इसमें 6 सरफेस होंगे तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया हो गया हमारा 6 इंटू ए स्क्वायर। ये सरफेस एरिया निकल के आ गया हमारा क्यूब का। इसके अलावा एक चीज और जरूरी है, जैसे अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूं ऐसा, तो ये एक और वर्टेक्स है। ये जो शीर्ष आपको ये जो दिख रहा है एक और शीर्ष है। टोटल इसमें 8 शीर्ष होते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को अगर यहां पर ज्वाइन कर दूं, किसी भी शीर्ष को उसके विपरीत शीर्ष के साथ जोड़ दिया जाए तो बेटा इसको कहा जाता है विकर्ण। यह है इसका डायगोनल। ये होता है अंडर रूट ऑफ 3a। बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्यूब के बारे में कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो इसका वॉल्यूम आपको पता पड़ गया, एक इसका सरफेस एरिया, और ये हो गया इसका डायगोनल। ये डायगोनल है ना। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। डायगोनल का डेरिवेशन कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें ऐसे 4 डायगोनल, एक यहां से यहां तक बनेगा, है ना, एक यहां से बेटा यहां तक बनेगा, और एक यहां से लेकर यहां तक बनेगा। तो टोटल इसमें 4 डायगोनल बनेंगे, पर सबकी लंबाई क्या हो जाएगी? √3a हो जाएगी। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि एक कमरा है जो क्यूब की फॉर्म में है, उसके अंदर सबसे लंबी रॉड आप कितनी लंबाई की रख सकते हो? कमरे के अंदर अगर सबसे लंबी रॉड आपको रखनी हो तो वो उसके डायगोनल के बराबर ही होगी। किसके बराबर बेटा? जो भी उसका डायगोनल होगा, किसी क्यूब के अंदर सबसे लंबा डायमेंशन जो होता है वो उसका क्या होता है? डायगोनल होता है, जो कि √3a के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है और उसका डायगोनल क्या है ना। ये हमने समझा। बढ़े जी, आगे बढ़े। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? बेटा किसी को भी कुछ भी डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना, है ना, तुरंत पूछ लेना अगर हल्का सा भी डाउट हो। आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ जी, चलो ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगले डायग्राम पे आते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको अपन हटा देते हैं। अगला है बेटा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में कहा जाता है घनाभ। अब घनाभ जो होता है, क्यूबॉइड जो होता है बेटा, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें क्या हो सकती है? इसमें सभी कुछ अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया, ये आपका क्यूबॉइड तैयार हो गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग है तो बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा, जो इसका आयतन होगा, वो हो जाएगा LBH। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH। इसके बाद इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देखो कैसे होता है, ये सीधी सीधी बात है कि आप अगर ध्यान दो तो सामने जो सतह है, सामने वाली जो सतह है, ये सामने वाली सतह की लंबाई
ये तो एक आयत है ना, तो लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, हाइट के बराबर, हाइट के बराबर। तो सामने वाले फेस का एरिया एल एच, तो पीछे वाले फेस का भी एरिया क्या हो जाएगा, एल एच। साइड वाले का हो जाएगा बी इंटू एच, साइड वाले का क्या हो जाएगा, बी एच। तो इस साइड वाले का भी क्या हो जाएगा, बी एच। ऊपर और नीचे का क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर नीचे का एल बी प्लस एल बी हो जाएगा। तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये कुल मिला के इतनी सी बात है कि क्यूबॉइड के अंदर आपको पता होना चाहिए कैसे लंबाई निकलेगी, कैसे चौड़ाई निकलेगी और कैसे ऊंचाई निकलेगी, है ना। और कुछ नहीं है इसमें, कुल मिला के है छोटी सी चीज़ है ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसका जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला बेटा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। फिर से अगर कोई कमरा क्यूबॉइड के शेप में है तो उसके अंदर सबसे लंबी छड़ अगर कोई रख पा रहा है, उसके अंदर रखने वाली सबसे लंबी रॉड जो होगी वो उसके डायगोनल के ही बराबर होती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा, अगर कमरे की बात करें तो दीवारों का एरिया क्या होगा, तो बेटा दीवारों के एरिया में अगर कभी आपसे दीवारों का एरिया पूछ लिया जाए तो आप इस बात को समझो कि दीवारों में फर्श का और छत का एरिया नहीं जुड़ेगा। मतलब नीचे का जो एरिया होता है वो होता है एल बी, ऊपर का एरिया क्या होता है, एल बी। तो नीचे और ऊपर का नहीं जुड़ेगा। तो आप जो दीवारों का एरिया ऑफ वॉल्स, कमरे की दीवारों का एरिया ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल। ये दीवारों का एरिया, क्योंकि नीचे का फर्श और ऊपर की छत नहीं जुड़ेगा, है ना। कमरे में अगर पुताई करने का खर्चा पूछा जाए तो वहां पर एरिया में सिर्फ फर्श नहीं आता कि पुताई अगर आप करोगे, अगर पेंट करोगे तो बेटा छत को भी करोगे। तो पुताई की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ फर्श नहीं लिया जाएगा, है ना। तो फर्श नहीं लोगे तो वहां पर एक बार एल बी आ जाएगा। तो अगर पेंट किया जाएगा तो पेंट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल। दीवारों पे तो पेंट होगा ही होगा, प्लस साथ साथ छत पे भी होगा। छत का एरिया होता है एल बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है ना। तो ये हो गए क्यूबॉइड की बात। बढ़ते हैं आगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगली आकृति है आपके सामने सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में कहा जाता है बेटा बेलन। लास्ट वाला रिपीट बेटा मैं देख लेता हूं, अब तो वो हो गया बेटा, उसको तो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा मीरा जी, वो इरेज हो गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लास्ट वाले में कुछ नहीं था। जैसे कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो बेटा जब पेंट किया जाएगा, अगर ये कमरा है सपोज, अगर आप इस कमरे में पेंट कर रहे हो तो आपको पता है कि आप ज़मीन को छोड़ के, ये फर्श को छोड़ के बाकी तो हर जगह पेंट करोगे, फर्श पे तो करोगे नहीं। तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं, आपको बस रेक्टेंगल के एरियाज प्लस करने, फर्श पे पेंट नहीं करूंगा मैं। तो नीचे का एरिया क्या होगा, एल बी होगा। नीचे का एल बी हटा दो, बाकी तो सब ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल तो होगा ही होगा। पर एल बी एक बार जुड़ेगा, वो भी कौन सा, ऊपर वाले छत का एरिया जुड़ेगा। ये भी एल है और ये क्या है, बी। बस इतना। बोलो मीरा जी बात समझ में आई कि नहीं। फर्श का नहीं जुड़ेगा पर छत का तो जुड़ेगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सिलेंडर का बेटा रेडियस है आर और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, एच। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, एक सेकेंड, जिसका वॉल्यूम होगा
वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। मतलब समझो, कर्व का मतलब आप जानते हैं जिसमें गोलाई होती है, जिसे वक्रता होती है, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। जिसमें वक्रता मतलब जिसमें गोलाई है, तो गोलाई कौन सी है इसकी चारों तरफ वाली सतह में। तो चारों तरफ वाली सतह का अगर आपको एरिया निकालना है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि इसमें वक्रता है, इसमें गोलाई है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। इसमें पार्श्व नहीं होता, लेटरल नहीं होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब में होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें गोलाई है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल की बात करें, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 2 पाई आर एच तो है ही, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, ये और जुड़ेगा। तो अगर आप कहो कि सर 2 पाई आर हम कॉमन ले लें तो आपके पास h प्लस आर बचेगा। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ें और जुड़ जाएंगी हाइट और रेडियस और जुड़ जाएगा, सॉरी ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल और जुड़ जाएगा, है ना। अब इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहा जाता है, कि इसका जो एंगल है वो राइट एंगल है। इसकी हाइट का और जो बेस है उसका एंगल राइट एंगल। अब कहोगे कि सर सब में तो होगा, बेटा सब में नहीं होगा। अगर सिलेंडर ऐसा है, राकेश जी मैं बताता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और उन सब में क्या अंतर होता है। एक सिलेंडर बेटा ऐसा भी होता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें एंगल जो होगा सरफेस का किसके साथ, हाइट के साथ, वो राइट एंगल होगा। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में आता है, थोड़ा हाई लेवल है, ये आपको करने की ज़रूरत है नहीं है। अब लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। एक अपन वाइट स्क्रीन ले लेते हैं। देखो क्यूबॉइड में और कोन की बात करें, सिलेंडर की बात करें या स्फीयर की बात करें, बेटा ये जितने भी डायग्राम्स हैं इनमें सब में गोलाई है। ये भी कर्व होता है, इसमें भी कोन में भी क्या होता है, कर्व होता है, गोल होता है हर तरफ से। सिलेंडर भी तो एकदम गोल होता है हर तरफ से। तो इनका जो सरफेस एरिया होता है ना, उसमें कर्व होता है, तो इसीलिए इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। पर इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं है। इसमें अगर कोई कर्व कहीं से कहीं तक है नहीं, तो इसके सरफेस एरिया को आप लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, है ना, पार्श्व। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो जिसमें गोलाई होती है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें गोलाई नहीं होती है वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक होता है आपके पास कोन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जी शंकु। कोन में रेडियस है r, हाइट है h, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसकी त्रियक ऊंचाई होती है, स्लांट हाइट बोलते हैं इसे। तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई इसे कहा जाता है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का जो बेटा फॉर्मूला है, आप पाइथागोरस ही लगा लोगे ना, सीधा सीधा आप कहोगे कि सर L बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, स्लांट हाइट। इसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल।
एल मैंने आपको बता ही दिया, एल क्या है, एल है उसकी त्रिज्यक ऊंचाई, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया कि कर्व सरफेस एरिया जो है उसमें नीचे का सर्कल आप और ऐड कर दो, तो पाई आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो बेटा एल प्लस आर बचेगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। सारे फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा, है ना। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले। इसके बाद आखिरी बचा हुआ है आपके पास स्फीयर, गोला। अब स्फीयर में क्या है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद सरफेस एरिया, हालांकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कहो या टोटल सरफेस एरिया कहो, सरफेस एरिया बात एक ही है इसमें, वो होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसमें क्या है, आर है, रेडियस इसमें क्या है, आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, टोटल कह लो, कैसा भी कह लो, वो हमेशा क्या रहेगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद अगर अर्धगोले की बात करें, अगर आप बेटा इसे काट दो, आधा कर दो अगर काट के, तो वॉल्यूम जरूर आधा हो जाएगा, 4 की जगह 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ये भी आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में, कर्व वाले में तो ऊपर का ही लिया आपने, टोटल में नीचे जो सर्कल बन रहा है, एक नीचे जो सर्कल बन रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो नीचे का भी तो एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह, ये सारे के सारे मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। इसके बाद जो चीज़ें आपकी बची हैं बेटा, वो बचा है प्रिज्म और पिरामिड। दो चीज़ें और बची हैं, उनको मैं बताता हूँ। पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म आपने देखा होगा सबने, तो आपने जो प्रिज्म देखा होगा स्कूल में, शायद इस तरीके का देखा होगा, जिसमें आप न्यूटन्स लाइट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें 7 रंग आप बनाते हैं, है ना। तो आपने शायद कुछ इस तरीके का प्रिज्म देखा होगा कि जिसमें अगर सामने से एक तरफ से लाइट जाती है तो 7 रंग निकल के आ जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही है, ये प्रिज्म है हमारा। पर प्रिज्म एक ऐसी चीज़ है, आप इसका वॉल्यूम वगैरह, सरफेस एरिया, आप सब कुछ निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें हम करेंगे। पर प्रिज्म का जो फॉर्मूला होगा बेटा वॉल्यूम का, हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला देखेंगे, बाकी सरफेस एरिया वगैरह अपन डायग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ऑन द स्पॉट। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का, प्रिज्म का। अब आप कहोगे सर कौन सा बेस कौन सी हाइट, तो देखो आप प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखोगे कि उसका जो बेस है और जो टॉप है वो एक जैसे हों। ये प्रिज्म को इस तरीके से रखा जाएगा बेटा। इसी प्रिज्म को हमने क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल कर दिया तो इसका जो बेस है और जो टॉप है वो तो बिल्कुल एक जैसे हो गए ना। तो वर्टिकली सिमेट्रिकल बॉडीज को, लंबवत समांतर पिंड को ही हम प्रिज्म कहते हैं। वर्टिकली सिमेट्रिकल मतलब जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। तो एरिया ऑफ बेस, अब नीचे हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ बेस √3/4 a² हो जाएगा।
इनटू हाइट जो भी है। अब आप कहोगे सर कि जरूरी थोड़ी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। हो सकता है डायग्राम कुछ ऐसा बन जाए कि जो बेस है वो कैसा हो जाए, बेस जो है आपका हेक्सागन हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे जो बेस है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो सकता है कि बेस आपका क्या हो जाए जी, हेक्सागन हो जाए। इस तरीके का भी प्रिज्म हो सकता है ना। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बिल्कुल मत समझना कि प्रिज्म सिर्फ इसी प्रकार का होता है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल जब आप पढ़ोगे तो बेटा क्वेश्चन आते हैं स्विमिंग पूल वाले, कि स्विमिंग पूल में कितना पानी, स्विमिंग पूल की एक साइड से गहराई कुछ और दूसरे साइड से गहराई कुछ और। तो आपसे कहा जाता है कि स्विमिंग पूल में कितने लीटर पानी आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि स्विमिंग पूल की यहाँ पर बच्चों के तैरने के लिए हाइट जो है 5 फीट है, यहाँ पर बड़ों के तैरने के लिए हाइट जो है 10 फीट रखी हुई है। तो इस प्रकार के स्विमिंग पूल के बारे में, तो ये भी प्रिज्म की कैटेगरी में कन्वर्ट करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला भी बताऊंगा कि प्रिज्म को कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल आप ये याद रखो कि वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? बेटा कमेंट कर देना। चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं बेटा, आखिरी चीज बची हुई है पिरामिड। पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड का डायग्राम जैसे मैं बनाऊं तो पिरामिड बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने, समझना ध्यान से। एक तो ये डायग्राम हमने बनाया, ये जो पिरामिड है इसका जो बेस है वो ट्राइंगुलर है। ये जो सेंटर है इसको यहां पर टच करोगे ना वर्टेक्स के साथ, तो बेटा ये जो होगी ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। अब पिरामिड ऐसा भी हो सकता है, ये पिरामिड कि जो पिरामिड का बेस है वो कैसा हो सकता है, बेस तो इसका स्क्वायर भी हो सकता है। ये सेंटर है और ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट। तो बेस कैसा भी हो, बेस तो इसका हेक्सागन भी हो सकता है ना। तो ये वर्टेक्स है, अगर आप टच करवा दोगे तो ये सारी के सारे ये इस तरीके से, तो जो सेंटर पे टच करने से बनती है बेटा वो हो जाएगी इसकी हाइट। मेन इसमें पिरामिड में दिक्कत आती है, मेन पिरामिड में दिक्कत आती है बेटा हाइट कैलकुलेट करने में, वो हम देखेंगे। पिरामिड जो है सीजीएल का सबसे कठिन सवाल माना जाता है, एसएससी वगैरह में आने वाला सबसे कठिन सवाल होता है। तो पिरामिड में बेस कैसा भी हो सकता है, पर ऊपर की ओर ये क्या होता है, इसमें एपेक्स होता है, ऊपर शीर्ष होता है इसमें ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये वॉल्यूम पिरामिड का। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर आप कोन की बात करो तो बेटा कोन भी पिरामिड की कैटेगरी में आता है। कोन भी किसकी कैटेगरी में आता है, पिरामिड की कैटेगरी में आता है। कैसे कि इसका 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है सर्कल, एरिया ऑफ बेस πr², और हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई h। तो आप यही होता है ना वॉल्यूम 1/3 πr² h। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट अगर आप कर देते हो तो कोई सा भी पिरामिड हो, किसी भी प्रकार का पिरामिड हो, सबका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। ठीक है जी। पहला सवाल आपके सामने, बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर
सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज इज, परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी? हाँ जी, क्या आंसर निकल के आएगा बेटा, बोलो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सिर्फ सरफेस एरिया का। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं। पहले अगर सरफेस एरिया था 4πr², सरफेस एरिया, जल्दीबाजी में 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लगा देना, वो बेटा वॉल्यूम होता है। पहले सरफेस एरिया 4πr² था, तो अब वो 352 बढ़ गया जब रेडियस क्या हो गया बेटा, आर की जगह r+2 हो गया। ऐसा ही होगा, यही इक्वेशन बनाओगे ना। पहले अगर 4πr² था तो अब कितना हो चुका, 352 बढ़ गया, पहले वाले में 352 ऐड, जब रेडियस क्या हो गया, r की जगह r+2। तो 4πr² प्लस 352, मैं 4π जो है कॉमन लेके काट सकता हूं, पर कैसे 4π कॉमन लेके काटेंगे आप देखिए। 4 × 22/7r², 352, 4 × 22/7 r+2 का होल स्क्वायर, इतना ही होगा, है ना। अब आप कहोगे सर पहले तो आप काटो 11 के पहाड़े से, 11 के पहाड़े से कटा 2, 11 के पहाड़े से कटा 2, 11 के पहाड़े से कटा तो आया 32। 4 2 8 काट दो, 8 यहाँ भी काट दिया, 8 मैंने यहाँ भी काट दिया, तो मेरे पास बचा r²/7 प्लस 4 इज इक्वल टू r+2 का होल स्क्वायर बाय 7। ये बचा हुआ है मेरे पास, है ना। इतना ही तो बचा है बेटा। इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी r² + 28 बराबर r² + 4 + 4r। ये भी कट गया। इंप्लाइज दैट 4r इज इक्वल टू 24। r बराबर क्या आ जाएगा, 6। सवाल का उत्तर। कैलकुलेशन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बिना कोई कठिन काम किए हुए, बिना कोई गुणा भाग किए हुए आपका आंसर निकल के आ जाए। नहीं तो आप गुणा भाग ही करते रह जाओगे और बगल वाला बच्चा आंसर निकाल लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैलकुलेशन कर पाएंगे क्या आप लोग? हाँ जी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये वाला कैलकुलेटिव है थोड़ा, और बताओ क्या आंसर निकल के आ रहा है। शंकु है, ऊंचाई आपको पता है, डायमीटर आपको पता है ना। डायमीटर अगर बेटा 64 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 32। हाइट कितनी दी है आपको, 64, सॉरी हाइट कितनी दी है, 60। स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, √60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4624। ये निकल के आ रहा है 4624। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा,
4624, ये एग्जैक्ट 68 का बैठेगा। तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी आपकी 68। अब पाई इंटू आर इंटू एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 22/7, रेडियस 32 इंटू 68, ये हो गया। अब इसको कॉस्ट कितनी है, अच्छा इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो बटे 100 लगा के, और 1 मीटर का अगर कॉस्ट 35 है तो गुणा 35 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 22 इंटू 32 इंटू 68 और इंटू 5, 23.94 के अप्रॉक्स आएगा ये बेटा आपका आंसर निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या चल रहा है इसमें भाई। सबसे पहले हमने स्लांट हाइट निकाली, फिर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, और कर्व्ड सरफेस एरिया को मीटर में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं कि मेरे को जो कॉस्ट दे रखी है ना 35 रुपए, वो मीटर स्क्वायर में है, प्रति वर्ग मीटर का है, तो आपको जो एरिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल वंदना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाइट आपको 60 दी गई है, ये आपको 32 दिया गया है, क्योंकि 64 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो बेटा 32 रेडियस हो जाएगा। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, स्लांट हाइट पाइथागोरस लगा के, ये 68 आ गया। ये निकालने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल राकेश जी आपने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। तो बेटा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो हो जाएगा वो 23.94 हो जाएगा, है ना। तो पाई आर एल से आपने सरफेस एरिया निकाला, पर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा। 32 सेंटीमीटर है तो बटे 100 लगा दो, बटे 100 लगा दो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, और गुणा 35 कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 35 है तो ये जितने भी मीटर स्क्वायर है उसमें गुणा करोगे 35 तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो वंदना जी बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल, solid metallic cone of height 10 centimeter, radius of base 20 centimeter is melted to make each spherical ball of 4 centimeter diameter. How many such balls will be made? बड़ा ही आसान सवाल है। जब भी पिघलाने की बात होती है ना, पिघलाकर बनाने की बात होगी, तो बेटा आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना होगा। मैं चाहूंगा पहले आप लोग ट्राई करें, कोई एक आधा बच्चा आंसर निकाल के बताए, फिर मैं कर देता हूं। सही गलत कुछ भी आ रहा हो पर एक बार आंसर बताइएगा। कोन को अगर पिघला के आपने अगर स्फीयर बनाया, अगर सपोज आपने एक स्फीयर बनाया होता तो बात अलग होती, पर जितने भी स्फीयर बनाए उतने से मल्टीप्लाई करो। स्फीयर का वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम को बराबर, कोन का हो गया 1/3 पाई, रेडियस है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 4 है, रेडियस 2 होगा। ठीक है ना। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा 4000, 4 गुणा 8, 1000/8 सीधा सीधा 5 का क्यूब, 125 आपका आंसर है। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं।
इनटू में n लगा देना आप, है ना, इनटू में क्या लगा देना आप, n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 125 आ जाएगी। इनटू में n क्यों, क्योंकि एक अगर स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब है तो इनटू में n, क्योंकि n स्फीयर हमने माने हैं ना, n स्फीयर हमने माने हुए हैं, तो इनटू में n कर देंगे तो बेटा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है ना? बिल्कुल मीरा जी, मैं रिपीट करता हूं, देखो बेटा, जब भी आप पिघलाते हो तो वॉल्यूम आपको क्या कर देना है, सेम। पिघलाने पर क्या बराबर कर दोगे, वॉल्यूम को आप बेटा बराबर कर दोगे। तो कोन का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आपको पता है, हाइट आपको पता है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पर जितने भी स्फीयर बन रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां पे व्यास अगर 4 दिया था तो बेटा त्रिज्या तो आधी होती है ना, 2 हो जाएगी। तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया तो n क्या निकल के आ रहा है, 125 निकल के आ रहा है सीधा सीधा। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब कि एक ऐसा डिब्बा मैंने ले लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। तो 1 मीटर क्यूब का डब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 है, तो बेटा इसके अंदर कितना पानी आप भर सकते हो? क्या कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके कि लगभग अंदाजे से ही बता दो कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बेटा जो बच्चे नहीं जानते मैं बता दूं 3 फीट और 3 इंच के बराबर होता है, 3 फुट 3 इंच के बराबर होता है 1 मीटर। तो अब आप शायद थोड़ा अनुमान लगा पाए कि आपकी लंबाई की लगभग आधी लंबाई के आसपास की टंकी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो इसमें आप कितने लीटर पानी भर सकते हो? लगभग कुछ अनुमान किसी बच्चे के पास कि 10 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर, कितने लीटर पानी आ जाएगा 1 मीटर क्यूब की टंकी में? बिल्कुल सही राकेश जी, बिल्कुल सही, कि जो वाटर की डेंसिटी है, डेंसिटी होती है 1000 लीटर प्रति मीटर क्यूब, कि 1 मीटर क्यूब में कितना बेटा 1000 लीटर पानी आता है। यह आप सभी को पता होना ही चाहिए कि 1 मीटर क्यूब की टंकी जो है उसमें कितना पानी आता है बेटा, 1000 लीटर आता है। 50 लोग मिलकर उठा पाएंगे इसे। अब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। अच्छा, इसके अलावा 1000 लीटर अगर पानी है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम बेटा? सेंटीमीटर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 मीटर क्यूब होता है तो बेटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 लीटर पानी कितने में आता है? 1000 लीटर पानी आता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब में। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब में पानी कितना आ जाएगा? 1000 लीटर आ जाएगा। यहां पर आपको वही चीज यूज करनी है, मैं आपको बताता हूं। 11 लीटर को मैं चाहूं तो मैं मीटर क्यूब में बदल सकता हूं। किस में बदल सकता हूं? मीटर क्यूब में। कैसे? कि 1000 लीटर अगर पानी आता है 1 मीटर क्यूब में, तो बेटा 1 लीटर पानी आएगा 1/1000 मीटर क्यूब में। 11 लीटर पानी कितने वॉल्यूम में आ जाएगा? तो 11/1000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। आप इसमें 10 लाख से गुणा करके चाहो तो सेंटीमीटर में बदल सकते हो। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? 11 लीटर पानी कितने वॉल्यूम में आ जाएगा? 11/1000 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। मतलब 11 लीटर पानी के लिए आपको इतना वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम हमने पता कर लिया मीटर में, सॉरी मीटर क्यूब में। सिलेंड्रिकल टैंक है, तो सिलेंड्रिकल टैंक है तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई। रेडियस क्या हो जाएगा? 35/2 पाई आर स्क्वायर।
हाइट आपको पता करनी है, हाइट निकालनी है कि वाटर लेवल कितना जो है ड्रॉप हो जाएगा। भाई जब आप 11 लीटर पानी निकाल लोगे तो कितना उसका वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, वही हाइट अपने को पता करनी है। पर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, सेंटीमीटर में अगर आप बदलना चाहते हो तो आप यहां पर, क्योंकि ये 35 जो है सेंटीमीटर में, हाइट भी अपनी सेंटीमीटर में, ये ऑप्शंस में, तो आप यहां पर क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगाओगे आप, 6 जीरो। सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये हो जाएगा 11, इतना हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। अब बात कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई करने की बात है। 3 जीरोस आप पहले तो काट दो, तो मैं कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं। तो सबसे पहले 22 पंजे 110 तो हो गया 500 इज इक्वल टू 35 गुणा 35 बटे 7 गुणा 4 गुणा h, 500 7 और 20, तो ये हो जाएगा 80 बटा 7 हाइट। 80 बटा 7 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 11:3/7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में? कैलकुलेशन आपके ऊपर है, मैंने आपको बस ये समझाना था कि जो वॉल्यूम होता है ना उसको सेंटीमीटर में, 11 लीटर को सेंटीमीटर में आप कैसे बदलोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा। ठीक है ना, बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़े? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग के सामने, बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट आपको दिया है, सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या होगा? चलो देखो, हाइट 40 है, सरकमफेरेंस बेस की सरकमफेरेंस क्या होगी बेटा, 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ही तो लगाओगे। 2πr आपको कितना दिया हुआ है, 66। बेटा कैलकुलेशन दोबारा, वंदना जी कैलकुलेशन मैं यहां पर कर देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, या मैं पूरा इरेज करना पड़ेगा। देखो बेटा 11 लीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 11 1 2 3 4 5 6 इतना सेंटीमीटर बटा 1000 ये हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा वॉल्यूम, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 1 लीटर पानी आएगा 1/1000 में, 11 लीटर पानी 11/1000 में। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 लाख से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो इतना तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, जो कि पाई r² 35/2 इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप देखो, 3 जीरोस आप काट दोगे, 22 के पहाड़ से काटोगे तो बेटा 22 पंजे 110 होता है, बचे 2 जीरो, तो हो गया 500 बराबर 1/7 35 इंटू 35 अपॉन 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 इंटू h। 5 के पहाड़ से काटा 100 तो यहां पर आ गया 7, 7 से 7 कट गया। 5 के पहाड़ से काटा 7 तो ये हो गया 20, 4 गुणा 20 बेटा 80 हो जाएगा, 7 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड कर लोगे आंसर। 80 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 11 टाइम्स जाएगा 77, बचा 3, तो 11, 3 शेषफल बटे भाजक कितना 7। बोलो वंदना जी बात समझ में आ गई? ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें हाइट पता है, सरकमफेरेंस पता है, वॉल्यूम निकालने को कहा जा रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए
मैं रेडियस ना भी निकालूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, या फिर अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो आप रेडियस निकाल भी सकते हो। तो आप अगर 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 66 रख रहे हो तो बेटा रेडियस आएगा 21/2। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 22/7 21 गुणा 21/4 गुणा 40 3 10। अब आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आप सिर्फ यूनिट डिजिट निकालोगे बेटा। जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो हटा दो। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर है। सिर्फ यूनिट डिजिट से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा बेटा 22 गुणा आपके पास बचा है 3 गुणा 21 बचा, और बचा आपके पास 10। तो जीरो तो आ ही गया, तो जीरो तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। बाकी बचे हुए का यूनिट डिजिट 21 या 63 गुणा 22 कर दोगे तो 1386। बिल्कुल बेटा यहां पर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्या दिया? बेस की सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर आपको 6 पाई दिया गया है। बेस का सरकमफेरेंस आपको क्या दिया गया है? 6 पाई दिया गया है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? सीसी में बताना है वाटर। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है। हाँ जी भाई। देखो मैंने आपको यह बताया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। तो आप कह सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। ये भी तो हम कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा? 1/1000 लीटर। ठीक, ये है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आधार की परिधि मतलब आपको 2 पाई आर दे दिया, 6 पाई। अभी हमने डिस्कस किया था 2 पाई आर आपको 6 पाई दिया है, तो मतलब रेडियस बराबर सीधा सीधा क्या हो गया जी? 3 हो गया। ठीक, वॉल्यूम हो जाएगा कितना? अब ये भी बोल रहा है कि जो हाइट है डायमीटर के बराबर, तो हाइट हो जाएगी जी 6। हाइट कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना। पाई ऊंचाई आधार के व्यास के समान है, बिल्कुल। रेडियस का स्क्वायर 9 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? तो बेटा हाइट हो जाएगी सीधा सीधा 6। तो ये हो रहा है 54 पाई। 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है ना, वॉल्यूम हो रहा है। पर आप ये जानते हो कि बटे 1000 करेंगे तब जाकर निकल के आएगा। बिल्कुल राकेश जी, आपका आंसर एकदम सही है। ये 54 पाई तो हो गया, पर बटे 1000 करेंगे तब तो वॉल्यूम लीटर में निकल के आएगा। तो बटे 1000 करोगे तो ये नहीं आ जाएगा भाई। 54 पाई को बटा 1000 करोगे तो लीटर में क्या हो जाएगा? 0.054 पाई। बोलो हाँ या ना। क्या किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है ना।
3 solid metallic ball of radii 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter are melted and molded into the single solid ball of radius. ये न्यू बॉल का रेडियस बताना है। इस सवाल के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जाता है। किताबों में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जो सॉल्यूशन किताबों में दिया हुआ है, सॉल्यूशन ये दिया है कि 3 + 4 + 5 का आधा कर दो। किताबों में ये दिया हुआ है ना। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि यार बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दी हुई है बुक में कि 3 स्फीयर हैं, 1, 2 और 3, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। पिघलाएंगे तो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या निकाल लेंगे, 3, 4, 5 का आधा, तो ये 12/2 आ जाएगा। आंसर सही है, मेथड गलत है। मेथड आपका गलत है ना, कि ये बुक में सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है कि इससे आंसर सही निकल के आ जाता है, सिर्फ इसलिए। ये केवल और केवल बेटा तभी मेथड काम करेगा जब जो रेडियस है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट या 3, 4, 5 का मल्टीपल, मतलब जैसे इसमें 2 गुणा कर दिया तो 6, 8 अगर 10 है, 3 गुणा कर दिया तो 9, 12 और 15 है अगर रेडियस, तो आप ये तीनों को प्लस करके बाय 2 करके कर सकते हो। पर वैसे अगर 3, 4, 5 के ट्रिपलेट के अलावा अगर कोई और वैल्यू हुई तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि 3 स्फीयर हैं तो 4/3 पाई, पहले वाले का वॉल्यूम हो गया 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तीनों को पिघलाया, बड़ा वाला जो बनेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, बड़े वाले स्फीयर के बराबर। बोलो बच्चे सहमत हैं आप लोग? तो 4/3 पाई कॉमन आके कट जाएगा, बचा 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो रहा है 216। हो रहा है कि नहीं हो रहा? 216 बराबर R क्यूब। तो बेटा R जो निकल के आएगा सीधा सीधा 6 निकल के आएगा। ये सवाल को करने का सही तरीका है। कोई भी वैल्यू हो, इस सवाल को करने का ये सही तरीका है। पर मैंने आपको फिर भी बता दिया कि अगर आप कहीं देखो कि 3, 4 और 5 दिया तो आपको ये ना लगे कि आपको कहीं कम पढ़ाया है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप 3, 4, 5 को ऐड करके बाय 2 कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। पर ये केवल तभी जब 3, 4, 5 के ट्रिपलेट के सेट में होंगे, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट के सेट में होंगे तभी। 3, 4, 5 का मल्टीपल जैसे 2 गुणा कर दो पूरे में, तो 6, 8, 10 भी अगर होता तो भी आप ये ऐड करके बाय 2 करोगे तो आंसर सही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। कल तो नहीं, मंडे को अपन 3D को कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूलाज बेटा याद कर लेना आप लोग, फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लेना बहुत अच्छे से, है ना। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।